हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन के थ्रू हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 का एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम से डिस्कशन होगा। पहले हिंदी में, फिर हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है, हम हर एक सेशन में एक सेपरेट टॉपिक लेंगे ताकि स्टूडेंट को ये हेल्प मिल सके कि वो एक टॉपिक को कवर अप कर सके मैक्सिममली, और उससे रिलेटेड ये पास पेपर्स का एक न्यूमेरिकल, एक एमसीक्यू देख सके। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, ये क्वेश्चन था आपका कैजुअल वर्कर के ऊपर। तो ये क्वेश्चन क्यों आ गया ऐसे? कैजुअल वर्कर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में इसीलिए आया क्योंकि रिसेंटली द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ठीक है, ये कोड था, ये न्यूज़ में था। तो इसी वजह से 2021 में जस्ट तुरंत ही आपका ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कई बार स्टूडेंट माइंड में ये सोचे कि क्यों ये क्वेश्चन आया। हम एंड आफ्टर डिस्कशन में एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे आइडिया लगाना है कि कौन से टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज देना है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो चलिए हम एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर हम रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को कि कैजुअल वर्कर होते कौन हैं और कोड में क्या बात थी, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये 3 स्टेटमेंट हैं और आपको करेक्ट जो है स्टेटमेंट वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखिए स्टेटमेंट में क्या मेंशन है। ऑल कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो जितने भी वर्कर्स हैं वो ईपीएफ के लिए एंटाइटल्ड यानी एलिजिबल हो चुके हैं। ऑल कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। हर कैजुअल वर्कर को रेगुलर वर्किंग आवर के प्रोविजंस एंड ओवर टाइम, अगर वो काम करते हैं तो ओवर टाइम पेमेंट भी उन्हें मिलनी चाहिए। The government can, by way of notification, specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. तो मेरे पास कई बार स्टूडेंट एक ये कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं कि मैम केवल ओनली है, दैट मीन्स कि कुछ इसमें फिशी है। नहीं, कई बार केवल ओनली फिशीनेस नहीं होता। आप बेटर है कि फैक्ट को और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें। ये सारी स्ट्रैटेजी की केवल ओनली है और फिशी है, ये आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 स्टेटमेंट थे और हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो ये स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं वो हम लास्ट में देखेंगे अपने फैक्ट्स को डिस्कस करने के बाद। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग कैजुअल वर्कर। तो सबसे पहले, चाहे आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं या कोई भी डिटेल आंसर भी लिख रहे हैं, तो आपको अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। तो कैजुअल वर्कर की मीनिंग क्या है, बेसिक जो आपकी मीनिंग है। ठीक है, ये जो वर्कर है एक तरीके के टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। ठीक है, इनका जो होगा वो टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसमें इनको बहुत ही लिमिटेड जो है बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत ही लिमिटेड सिक्योरिटी यानी लिटिल बिट या नो सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो एक बेसिक मीनिंग कि ये टेम्पररी, फिर भी यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जैक्टली स्टैब्लिश नहीं होता। ठीक है, कोई स्पेसिफिक अभी तक जो आपका लेजिस्लेशन है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बना हुआ है अभी कैजुअल वर्कर के ऊपर। ठीक है, कोई मतलब स्पेसिफिक लॉ नहीं अवेलेबल है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहला जो हमने देखा कि भाई जो कैजुअल वर्कर है वो ईपीएफ के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो ईपीएफ से रिलेटेड बात को हम देखेंगे एक बार। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई जो ईपीएफ की जो सेक्शन है 2F, सेक्शन 2F है जिसमें डिफाइन किया गया है एम्प्लॉय को। ठीक है, उन्होंने बोला है कि ये जो डिफिनीशन है ये इंक्लूसिव है। ठीक है, ये डिफिनीशन क्या है, इंक्लूसिव डिफिनीशन है, यानी कि ये हर तरीके के व्यक्ति को इंक्लूड करता है, एनी पर्सन। ठीक है, एनी पर्सन इस डिफिनीशन में मेंशन है, एनी पर्सन एंगेज्ड है, चाहे वो डायरेक्टली एंगेज्ड हो, ठीक है, या इनडायरेक्टली एंगेज्ड हो। ठीक है, डायरेक्टली एंगेज्ड हो या इनडायरेक्टली एंगेज्ड हो, किससे, इन कनेक्शन, काम से रिलेटेड।
इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट पे काम से रिलेटेड हो, तो चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, और साथ ही साथ उन्हें वेजेस दिया जा रहा हो। ठीक है, एंड इज पेड वेजेस। ठीक है, तो वो इंक्लूसिव हुए एम्प्लॉय। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई कैजुअल वर्कर भी आपके ईपीएफ के एक्ट के अंदर एम्प्लॉय हो गए, क्योंकि इंक्लूसिव डिफिनेशन है। तो कैजुअल वर्कर को भी हर सारे राइट्स मिलते हैं जो रेगुलर वर्कर को मिलते हैं, तो वो हर राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कैजुअल वर्कर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से एम्प्लॉय की डिफिनीशन में फॉल करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहला फैक्ट समझा ईपीएफ से रिलेटेड, क्योंकि हमारा जो पहला पॉइंट था ऑल कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल्ड फॉर ईपीएफ। तो अब आप बोल सकते हैं हाँ या ना, यस, सारे जो एम्प्लॉयज हैं, जो सॉरी कैजुअल वर्कर हैं, वो ईपीएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपका था रेगुलर वर्किंग आवर्स को लेकर के। ठीक है, हम उस फैक्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक बार डिस्कस करूंगी जो कोड की वजह से क्वेश्चन आया था, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ठीक है, तो ये जो कोड आया था ना, इसने पुराने 9 लॉज, ठीक है, जो पुराने 9 लॉज थे उनको रिप्लेस किया। किससे रिलेटेड मैटर्स को? केवल सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि नाम ही कोड का यही है ना। तो जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दे थे उनको रिप्लेस करके अब ये कोड लागू हो गया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, काफ़ी पेजेस का है ये कोड। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में आपको शेयर कर लेंगे, आप एक बार ओवरव्यू कर लेंगे। ठीक है, ये कोड जो है सारी स्टैब्लिशमेंट में जो है एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ठीक है, जो कंडीशंस होंगी पर्टिकुलरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उस हिसाब से ये कोड जो है सारे इस्टेब्लिशमेंट में, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है ये है स्पेसिफिकली आपका सोशल सिक्योरिटी में। और इस कोड के जो वेजेस हैं, जो कोड ऑन वेजेस है 2020, ठीक है, उसके भी सेक्शन 6(7) में जो है ये मेंशन किया गया था रेगुलर वर्किंग आवर्स के बारे में। ठीक है, कोड ऑन वेजेस 2020। ठीक है, वहाँ पे बताया गया था कि जो रेगुलर वर्किंग आवर्स हैं या वीकली डे कितना रेस्ट करना चाहिए, कितना ओवर टाइम प्रोविजन एप्लीकेबल, ये सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो इंडिया में काम करते हैं। ठीक है, और यही सेम बात सिमिलरली मिनिमम वेजेस रूल 1950 में मेंशन है, नॉट एग्जैक्टली सेम। ठीक है, उसमें भी मेंशन किया है कि जो भी एम्प्लॉयज इंडिया में काम करते हैं वो रेगुलर वर्किंग आवर एंड ओवर टाइम पेमेंट, वहाँ पे रेगुलर वर्किंग आवर एंड ओवर टाइम, यहाँ पे आपको मेंशन किया गया था रेगुलर वर्किंग आवर, वीकली डे कितना रेस्ट करना चाहिए, ओवर, कई सारे पॉइंटर्स थे। और यहाँ पे आपने वेजेस से रिलेटेड बात की थी कि जो है रेगुलर वर्किंग आवर एंड ओवर टाइम पेमेंट जो है आपके मिनिमम वेजेस रूल में मेंशन है। ठीक है, आपका एक एक्ट था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ये पुराना एक्ट था और अब ये अमेंड हो चुका है, और अब ये कहलाया जाता है पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट एक्ट 2017। ठीक है, इस एक्ट में स्पेसिफिकली ये मेंशन किया हुआ है कि एम्प्लॉयर्स जो हैं वो अपने 1 सेकेंड, एम्प्लॉयर्स जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को जो वेजेस पे करेंगे, ठीक है, वो किसी भी मोड में कर सकते हैं, यानी कैश में भी कर सकते हैं। ठीक है, और वो चाहें तो चेक में भी कर सकते हैं। ठीक है, और वो चाहें तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी करवा सकते हैं। क्लियर? तो अगर हम इसे कॉन्क्लूड करें, ठीक है, तो पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस
अमेंडमेंट एक्ट 2017, ठीक है, ये गवर्नमेंट को स्पेसिफाई कर देता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट को स्पेसिफाई कर सकता है कि गवर्नमेंट किसी भी एम्प्लॉयर को, चाहे वो किसी इंडस्ट्री से या एस्टैब्लिशमेंट से बिलोंग करते हों, उनको बिहाफ में वो नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं ताकि जो वो अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस पे करे, है ना, वो चेक के फॉर्म में पे कर सकते हैं, ठीक है, या बैंक अकाउंट में क्रेडिटिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये पावर जो है गवर्नमेंट को मिली है, किससे, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 2017। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि ये तो इस बार एग्जाम में आगे नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। अब कई बार होगा कि आपके एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जो है एम्प्लॉयज़ को जो सरकार है, ठीक है, वो पेमेंट कर सकती है चेक या बैंक के थ्रू, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडस्ट्री को अप्रूव कर सकती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। तो अब आपने जब ये पढ़ा कि नहीं भाई ये तो इसमें मेंशन था, ये पर्टिकुलर लॉ में मेंशन था, इसीलिए ये पावर मिला है ना। तो ऐसी बातें कैसे ट्विस्ट करके आपसे पूछ ली जाए आपके नेक्स्ट एग्जाम में या नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एमसीक्यू में, ये आपको नहीं पता, इसीलिए सारी बात को ध्यान से सुनेंगे। मेरे लिए जितना पॉसिबल होगा कि कैसे एमसीक्यू ट्विस्ट करके बन सकते हैं, मैं वो भी आपको टाइम टू टाइम जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक फैक्ट आपके सामने रखे, ठीक है। जो ये कोड है काफ़ी लंबा कोड है, तो हम उसका पीडीएफ डायरेक्टली आपको शेयर कर देंगे। इसका भी पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा ताकि जो चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है उस पर लिखने का समय आप ना इन्वॉल्व करें और डायरेक्ट जो है अपना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर हो तो उसमें पेज आपको एक फ्री स्पेस दे दी जाएगी ताकि आप उसमें इंक्लूड कर सकें, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू ईपीएफ, हाँ सारे वर्कर जो है ईपीएफ के लिए एलिजिबल हैं क्योंकि सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, जो 2F के अकॉर्डिंग ईपीएफ एक्ट में जो है एम्प्लॉय की डिफिनीशन को इंक्लूसिव माना गया है। सेकेंड, सारे कैजुअल वर्कर जो है वो रेगुलर आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट के लिए, हाँ मिनिमम वेज रूल्स में ये मेंशन था। नेक्स्ट, गवर्नमेंट क्या ये नोटिफाई कर सकती है किसी भी इंडस्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट को कि जो वो वेजेस पे कर रही है वो केवल बैंक अकाउंट के थ्रू करे, हाँ बैंक के लिए भी बोल सकती है और क्रेडिट चेक के लिए भी बोल सकती है, तो ये भी करेक्ट। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है इससे, हमारा आंसर हो जाता है डी। तो आई होप जो मैंने आपको हेल्प की ये अंडरस्टैंड करने में कैजुअल वर्कर से रिलेटेड उनकी बेसिक मीनिंग, ये एग्जाम में क्वेश्चन क्यों आया था, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये क्वेश्चन की तैयारी करनी है या ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस को लेकर के कोई भी चीज़ न्यूज़ में है, अलर्ट हो जाना, ठीक है। वर्कर से रिलेटेड है तो उसके कनेक्टेड लॉज में अगर पिछले 3-4 साल में कुछ नई बातें आई हैं तो अलर्ट हो जाना, ठीक है। ऐसे और सारे एमसीक्यूज करेंगे, उन एमसीक्यूज से और पॉसिबल एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं हम वो भी हाईलाइट करेंगे, ठीक है। अब हम इसे डिस्कस करेंगे इंग्लिश मीडियम में ताकि हमारे जो एस्पिरेंट्स इंग्लिश लर्नर हैं उन्हें इससे सपोर्ट मिल सके। तो चलिए क्विकली इसे कंक्लूड करते हैं इंग्लिश में। So with reference to the casual worker employed in India, consider the following statement. So we have a 3 statement in front of us and we have to find out the correct statement among these 3. Okay. So before going ahead to discuss this solution, I'd like to introduce with the basic meaning of the term casual worker because it is very important for you to know the worker. So this casual worker are in temporary employment contract and they have very limited entitlement or any kind of benefits. They have little or no security and there is no specific legislation or law regarding casual worker. Okay. So when we switch to the demand of question, the first important fact we need to learn about the EPF. The Supreme Court, there was a Supreme Court judgment related to the casual worker, which is entitled to the social security. So it's mentioned that as per section 2F of which give the definition of employee, it says that employee definition is inclusive. Okay, that means any person who is engaged either directly or indirectly, which is in connection with the work of establishment and is paid wages, that is fall under the definition of employee. So in this case, as per the Supreme Court judgment, casual worker are fall under the definition of employees. Hence, all the casual worker are entitled for EPF. If they fall under the definition of employees, definitely they are eligible for EPF. So moving ahead with the second pointer, and we will discuss the second fact is the Code on Social Security 2020, which was in recent news. And this code,
replaces the 9 laws which is related to the social security. Okay, and it is applicable to any kind of establishment subject to certain condition. This code is very wide. I'll share the PDF. Okay, so there was a code, and that's why this question was in a news. Okay, so there was also a code on wages 2020. Okay, and employees in India are entitled for regular working hour and overtime payment, that is according to the minimum wages rule of 1950. It's mentioned there in the rule of 1950. And there was a Payment of Wages Act 1936, which was amended by the Payment of Wages Amended Act 2017. It specifies specifically that the employers can pay the wages to their employee by any of these three modes, either in cash, either in check, or either crediting to their bank account. Okay, and this Amendment Act 2017 also give power to the central government. Okay, they give the power to the central government, or government can specify that any kind of industry or the establishment shall pay wages to their every employee only by a way of check or by crediting the wages in their bank account. Okay, so I helped you to understand this fact which is related to this current question. So let see the answer of this particular question. So our second statement was, all casual worker are entitled for regular working hour and overtime payment. Yes, as per the your wages rule. Okay, and last is, the government can by way of notification specify the establishment or industry to pay the wages through its bank account. Yes, it's mentioned as per the Wages Act 2017. That was the amended act. Okay, so most of the time students think that if this question already came, it might not repeat in the near future. But I want to draw you that if you are watching this video, make it a positive point. Never any fact you learned here miss from your mind, because these fact you can use in your mains answer writing also. These fact can be value addition by eliminating, by solving some other questions, because sometimes may ask you a twist question. I'm just going to give you an example, that government can by way of notification specify any establishment or industry to pay the wages only through its bank, or it's mentioned in constitution. No. So if you learn the fact properly that it's mentioned in the act, you definitely eliminate that option. So it is very important to be alert in every session and learn every topic with every session. Okay. तो आई होप आपको इस सेशन से काफ़ी मदद मिली हो, और मेरी जो कोशिश थी कि कैजुअल वर्कर के को थोड़ा सा आपको हाईलाइट करूं, रिलेटेड फैक्ट को आपके साथ डिस्कस करूं, और ये जो क्वेश्चन आपके यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था उसे आपके साथ डिस्कस करूं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी करेंगे, लेकिन स्टैटिक पोर्शन में भी हम डिटेल स्टैटिक पोर्शन को कवर अप करेंगे टाइम टू टाइम। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और टू वे कम्युनिकेशन रखें, मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। मोस्ट टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।